Hello guys, welcome back to the channel My Classes. Welcome back to the channel My Classes. I am Dikshant और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत सर की बुक से लाइन बाय लाइन। हम लोग अभी पढ़ रहे थे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो प्लेलिस्ट है वो पहले डल चुका है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोगों ने नीति आयोग कवर कर लिया है। द चैप्टर नेक्स्ट इज शायद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इट इज द चैप्टर नंबर 55 एंड द बुक आई एम रेफरिंग इज द 6th एडिशन। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन। देखो आज हो सकता है कि माइक में जो है वो आपको आवाज पहले जैसी नहीं आ रही हो, क्योंकि अभी मैं घर पे आया हूँ और मैं माइक जहाँ पे रहता हूँ दिल्ली में वहां पे भूल के आ गया हूँ। तो क्या ही कर सकते हैं, खैर अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑब्वियसली इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में नहीं दे रखी है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इसको एस्टेब्लिश किया था 1993 में। अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है, ऐसी बॉडी जिसको हमने लॉ से बनाया, एक लॉ पास कर दिया उससे इसको बनाया हो। तो किस लॉ के अंडर बनाई गई है ये? इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। गुड, कूल। देखो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? इट इज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। साफ सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही काम होगा इसका ऑब्वियसली। अब जो ये लाइन लिखी हुई है जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखी है, इट इज डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एग्जाम में अगर आपसे कोई चीज पूछी जाए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो आप सीधी की सीधी ये डेफिनेशन छाप सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर राइट्स रिलेटिंग टू, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स relating to life, liberty, equality, dignity of individual which are guaranteed by constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India। इसको अपन ने बोल लिया क्या? ह्यूमन राइट्स। इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है लाइन बाय लाइन देखते हैं अपन लोग। पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर बात कर रखी है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो कि ह्यूमन राइट्स वाले इश्यूज को देखते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू व्हिच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड इन देयर एंटायरिटी इन ए मोर फोकस्ड मैनर। लुक इनटू एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस, मतलब एलिगेशंस का मतलब आपको पता है, एक्सेसेस का मतलब यहाँ पे है कि ज्यादती करना, कुछ जरूरत से ज्यादा काम कर दिया है, ठीक है, जितना नहीं करना चाहिए था आपने उसको ज्यादा कर दिया। लुक इनटू एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस इन अ मैनर दैट वुड अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, टू complement and strengthen the efforts that have already been made in the direction of protection of human rights। काम खत्म। तो उसके अलावा और भी हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स? इसके अलावा चलो ठीक है, यही तीन ऑब्जेक्टिव्स रखें कि इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की। आगे चलते हैं, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन आता है। देखो भाई, एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, सभी को पता है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन रहेंगे और उसके अलावा 5 मेंबर्स रहेंगे। चेयरपर्सन कौन रहेगा? चेयरपर्सन क्या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या तो रिटायर्ड होगा या फिर सर्विंग जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये बंदा होगा चेयरपर्सन। उसके अलावा जो 5 मेंबर्स हैं उनमें से अपन कैसे, वो कैसे कैसे बनेंगे? 5 मेंबर्स में से सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली बात, एज सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दूसरी बात। कोई दिक्कत? पहला बंदा कौन है? चेयरपर्सन है। दूसरा बंदा जो होगा वो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तीसरा बंदा होगा सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके अलावा जो 3 बंदे और बच गए, फर्स्ट बंदा, सेकंड बंदा, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर,
तो इन 3 में कम से कम एक वुमन होनी चाहिए। ये अपन ने दे रखा है कि 3 जो मेंबर्स बच गए उसमें से एटलीस्ट 1 शुड बी वुमन। और जो ये 3 लोग होंगे इनकी कोई वो नहीं बता रखी क्वालिफिकेशंस, इसके बारे में क्या रखा है कि उनको नॉलेज होनी चाहिए या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है? और अभी ये हो गई अपने पास एक चेयरमैन, उसके अलावा 5 मेंबर्स। इन ये तो परमानेंट लोग हो गए। इनके अलावा अपने पास कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, और वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अपने पास देयर आर 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कौन-कौन होंगे? इनके अंदर अगर बात करें अपन तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर एससी का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर एसटी का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर बीसी का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का चेयरमैन एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इन सब के चेयरमैन जो ये मिला के 7 लोग हो गए। दीज आर 7 मेंबर्स। तो बिकॉज दे आर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ these things, these institutions, therefore they will automatically become the member of National Human Rights Commission, ex officio members। ठीक है? अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। ये तो अपन ने देख लिया कंपोजिशन। अब अपॉइंट कौन करेगा इनको? अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट भाई साहब। प्रेसिडेंट भाई साहब जाएंगे कि लो भाई अब तुमको एक चेयरमैन को प्लस 5 मेंबर्स को हम लोग अपॉइंट करेगा। और अपॉइंटमेंट बाय चेयरमैन इज डन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 6 मेंबर कमेटी। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि मन में आया उसको रिकमेंड कर दिया। प्रेसिडेंट को एक 6 मेंबर्स की कमेटी रिकमेंड करेगी, और उस 6 मेंबर की कमेटी के अंदर कौन-कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे, इट इज टू बी नोटेड, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन है। लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए अब तक। और सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो इन 6 लोगों की कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एनएचआरसी के मेंबर्स को। उसके बाद अपन ने ये देखा था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अपने पास सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर सर्विंग जज को अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो जो उस टाइम का सिटिंग चीफ जस्टिस है उससे अपने को अप्रूव लेना पड़ेगा, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। देखो, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है? अब इनके टर्म की बात कर लेते हैं, कितने साल तक ये लोग उसके अंदर रहेंगे। तो टर्म की बात करें, 3 साल का टर्म है इनका, या फिर 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया तो नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। गुड। ये टेन्योर हो गया। इससे पहले अपन ने देखा कि कैसे अपॉइंट होंगे, उससे पहले देखा अपन ने क्या कंपोजिशन होगी। अब अपन देखते हैं कि इनको रिमूव करने का क्या सिस्टम है। अगर आपका बॉस जो है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भाई साहब आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपका बॉस ही आपको रिमूव करेगा। तो प्रेसिडेंट सर ही यहाँ पे आपको रिमूव करेंगे। ठीक है? रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर। कंडीशंस दे रखे हैं, किन किन कंडीशंस के अंदर। अगर मेंबर या चेयरपर्सन इज इंसॉल्वेंट, अगर ऑफिस के टाइम पे जब उसने मेंबर ने चेयरपर्सन ने ऑफिस होल्ड कर रखी है उस टाइम अगर वो कोई ओवर पेड एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। इट इज अ सर्कमस्टेंस। ही इज अनफिट टू कंटिन्यू द ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी। उसके अलावा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन बताएगा? एक कंपिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि हाँ भाई ये मेंबर या फिर चेयरमैन अनसाउंड माइंड के हैं। या फिर ही इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। तो इन 5 सर्कमस्टेंसेस के अलावा ये और क्या रखा है कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इज आल्सो ए ग्राउंड, जिसके बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। लेकिन अब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा? तो इस केस में प्रेसिडेंट जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि क्या चेयरमैन या फिर मेंबर
जो है वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर वो इनकेपेबल हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब सैलरीज और अलाउंसेस, अभी तक अपने क्या देखा, रिमूवल। अब इनकी सैलरीज और अलाउंसेस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? डेट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बस ये चीजें अपन हर बार पढ़ते आए हैं, इनको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब बढ़ रहा था फंक्शंस ऑफ द कमीशन। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला फंक्शन है, इट विल इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं तब, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट के वायलेशन को प्रिवेंट करने में नेग्लिजेंस बरताई है। समझ रहे हो? क्या तो ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ये देखा कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेट तो हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स को वायलेट होने के बाद भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करी, या फिर नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा। ठीक है, और ये इंक्वायरी कैसे करेगा? क्या तो वो अपने आप कर लेगा, सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या है? अपने आप उठ के चलो भाई मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। या फिर पिटीशन दी किसी ने, लो भैया हमने पिटीशन कर रहे हैं कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट और एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि भाई तुम इंक्वायरी करो। सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसके अंदर ऐसा एलिगेशन है कि भाई यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उस प्रोसीडिंग के अंदर इंटरवीन कर सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि जेल हो गई, डिटेंशन प्लेसेस हो गई, वहां पे ह्यूमन राइट्स कमीशन विजिट करेगा। ये देखेगा कि वहां पे लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, और उन सब चीजों को देखने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन रिकमेंडेशंस देगा। नेक्स्ट, जो फोर्थ इसकी फंक्शन है, उसके बारे में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो ये लाइन अपन ने नेशनल कमीशन फॉर एससी में देखी, एसटी में देखी, नेशनल कमीशन फॉर ओबी बैकवर्ड क्लासेस में देखी, सब में देखी। बस उसके अंदर यहाँ क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस टाइप की सेम लाइन है, बस चेंज कर दिया है। टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। फिफ्थ, टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म। उन फैक्टर्स को रिव्यू करेंगे जिन फैक्टर्स की वजह से ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करने के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। बाधाएं होने के बाद रिकमेंडेशंस देंगे कि इन फैक्टर्स को कैसे रेमेडी किया जाए। सिक्स, टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अब आता है सेवंथ, रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। रिसर्च करेंगे ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। एट्थ, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस फैलाएंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए लोगों को लिटरेसी देंगे, लिटरेट करेंगे। तो ये इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एमएचआरसी। नाइन्थ ये है, इनकरेज द एफर्ट ऑफ एनजीओज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। टेंथ, टू अंडरटेक functions which it may consider necessary for promotion of human rights। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है आखिरी लाइन को। अब देखो वर्किंग की बात आ जाती है, कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो ये जो दे रखी है ना, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, छोड़ो नहीं पढ़ना, कहीं हो क्या मतलब है। लेकिन उन जगह पे भी ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकता है जहां पे इसको लगता हो कि हाँ ये ऑफिस करने जरूरी है, एस्टेब्लिश करना। देखो ये लाइन जो है, अभी ये वाली लाइन है ना, ये कौन सी, ये लाइन भी अपन ने कई बार पढ़ ली है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा है कि इट इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अगर आपने इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाली पूरी सीरीज जो देखी है, तो कम से कम 4-5 चैप्टर्स में ये लाइन आई है। तो वही इसको क्या रखा है कि इसके खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की इसकी खुद की पावर है। इसको सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, मतलब ये इंक्वायरीज कर सकता है, इंक्वायरीज के अंदर लोगों को सम्मन कर सकता है, एविडेंस प्रोड्यूस करवा सकता है, इस टाइप की चीजें
it may call for information or report from central and state governments and other authority. कमीशन हैज इट्स ओन, कमीशन के पास खुद का एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को। ठीक है, कमीशन का खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, लेकिन खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होने के बावजूद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या फिर ऑफिसर्स को यूटिलाइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, क्या कहा इसने? इसने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, वो इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ इन्वेस्टिगेट करेगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कंप्लेंट्स को। लेकिन इसके खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होने के बावजूद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और ऑफिसर्स की सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए इसको पावर दी गई है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इट कैन लुक इनटू मैटर्स विद इन 1 ईयर्स ऑफ अकरेंस। देखो, ये पूरी की पूरी जो लाइन लिखी है इसने यहाँ पे दोबारा वही चीज लिखी है। ये कह रहा है कोई भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो उस मैटर के अंदर ये सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर काम कर सकता है। अगर 1 साल बीत गया तो उसके बाद इसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है, नॉट empowered टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, कमीशन में टेक फॉलोइंग स्टेप्स। इंक्वायरी खत्म हो गई, देखो मान लो अब इंक्वायरी खत्म हो गई है, तो अब कमीशन क्या करेगा? अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? अभी तक अपन ने ये देखा कि भाई साहब कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये खुद के प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकता है, सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके अलावा सिविल कोर्ट के बाद इसका खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, खुद के इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यूज कर सकता है। उसके बाद अपन ने देखा कि अगर कोई एक्ट हुआ है तो उस एक्ट के उस मैटर को 1 साल के अंदर ही देख सकता है। अब सारा मैटर इसने देख लिया, अब मैटर की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है मान लो, तो मैटर की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करेगा? ये पहली बात तो गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो उस चीज से जुड़ी हुई है उसको रिकमेंड करेगा कि भाई तुम विक्टिम को कंपनसेशन दो भाई। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी जो उस मैटर से जुड़ी हुई है उसको रिकमेंड करेगा कि जो गिल्टी पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू करो भाई। उसके अलावा रिकमेंड करेगा किसको? गवर्नमेंट को या फिर वही अथॉरिटी को कि भाई तुम जो विक्टिम है उसको अभी के अभी इंटरिम रिलीफ दो, अभी के अभी इंटरिम रिलीफ दो, और उसके बाद तुम ये देखना कि भाई और क्या रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर इन रिकमेंडेशंस के अलावा ये भाई साहब सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे, कंसर्न फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये काम ये सर करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब करेंगे? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। तो अपन ने ये देखा कि इसके अंदर बेसिकली ये सर क्या कर रहे हैं? रिकमेंड ही कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, इससे फालतू कुछ कर नहीं रहे हैं। आगे चलते हैं। अब अपन ने वो लाइन ऊपर वाली लाइन तमीज से पढ़ी है, इसका मतलब रोल के बारे में जब देखेंगे, रोल ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अंदर क्या देखेंगे अपन? इसके अंदर ये देखेगा कि अपन ने देखा कि इसका सारा का सारा काम रिकमेंडेशन वाला है, इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर। मतलब जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को वॉयलेट किया है उनको पनिश करने की इसकी कोई पावर नहीं है, ना ही ये मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है विक्टिम को। एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज पावर टू गिव मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम। स्टेटमेंट क्या आएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसकी रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न्ड गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी। लेकिन अगर इसने रिकमेंडेशंस दी हैं तो उन रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन लिया गया वो 1 महीने के अंदर अंदर इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो? गवर्नमेंट को इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं तो उन रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, तो इस एक्शन को गवर्नमेंट बताएगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि भाई हमने ये काम किया है। इन दिस कंटेक्स्ट, ये देखो ये अच्छी लाइन है, इसको आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं और
जो येलो मैंने हाईलाइट कर रखी है, तो आप पढ़ लो इसको, मतलब ऐसा कुछ इसके अंदर फैक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन इसको आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। Moreover, the commission has limited role, powers and jurisdiction with respect to violation human rights by armed forces। अगर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो इसका जो रोल है वो लिमिटेड है। इस केस में कमीशन क्या कर सकता है, सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर रिकमेंडेशंस दे सकता है। और इन ये रिकमेंडेशन जब एनएचआरसी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इन रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, दो चीजें देखी अपन ने, वहां पे 1 महीना था इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, और यहाँ पे 3 मंथ्स आ गया इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब और सारे सारे कमीशंस की तरह ये भी भाई साहब साल में एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, और इन रिपोर्ट्स को रखा जाएगा किसके सामने, रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स के सामने। अब जब ये रिपोर्ट्स लेजिस्लेचर के सामने रखी जाएंगी, तो इन रिपोर्ट्स के साथ में एक मेमोरेंडम होगा, और इस मेमोरेंडम के अंदर क्या होगा, इस मेमोरेंडम में ये लिखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए, क्या एक्शंस लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनएचआरसी। मतलब मान लो एनएचआरसी ने ये कहा कि भाई तुम ये काम करो, एक्स काम करो, एक्स वाई जेड काम करो, ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस देगी तुम एक्स वाई जेड काम करो, तो इस रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया वो इस मेमोरेंडम के अंदर होगा। ठीक है, और क्या होगा इस मेमोरेंडम के अंदर, उसके अलावा रीजंस होंगे कि गवर्नमेंट ने किसी रिकमेंडेशंस के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर एक्शन लिया तो एक्शन होगा कि भाई ये एक्शन लिया है, और अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर, तो क्यों एक्शन नहीं लिया, ये कारण भी इसके अंदर होगा। तो यही इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कमीशन, देखो ये अलग अलग इश्यूज हैं, द वेरियस ह्यूमन राइट्स इश्यूज टेकन बाय द कमीशन। अलग अलग इश्यूज हैं जिनको मैंने यहाँ पे वैसे हाईलाइट तो कर रखा है, तो इनमें से आप कोई 4-5 इश्यूज को याद कर लीजिए। हाँ भाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कमीशन ने इन इन जगहों पे काम किया है। ठीक है, तो ताकि आप मेंस के अंदर कोट कर सकें कि हाँ भाई ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की वजह से यहाँ यहाँ अपने इंडिया के अंदर सुधार आया है। ठीक है, तो उससे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके आंसर्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा मज़ेदार हो जाएँगे। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसको आप आराम से खुद पढ़ सकते हैं। ये अच्छा, ये और भी है, नीचे वाले बच गए हाइलाइट करने। तो ठीक है गाइस, ये था अपना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यू गाइस वर वाचिंग माय क्लासेस। आई एम दीक्षांत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है, इट विल बी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो कीप वाचिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, थैंक्स, बाय।